कार्तिक के घर के अंदर दो लोग आपस में एक दूसरे को गले लगाए खड़े थे। कोई शब्द नहीं था, कोई बातचीत नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि इस समय ज्यादा कुछ कहने की जरूरत भी नहीं थी। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। दोनों की खामोशी बस एक दूसरे से बातें किए जा रही थी। दोनों की तेज धड़कनों की आवाजें पूरे कमरे में गूंज रही थीं। ऐसे में माया ने अपना सिर उठाया और नम आंखों से कार्तिक को देखा। वो मन ही मन अपने आप से कहती रही कि चाहे जो हो जाए, अब वो उसे छोड़ नहीं सकती, नहीं तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा और उसे भी इसका पछतावा होगा। प्लीज कार्तिक, बस करो, अब और नहीं, ना अब और सहोगे तुम और ना ही रोगी। ये सब मेरी गलती है। अब मैं तुम्हारी आंखों में आंसू का एक कतरा भी नहीं देखना चाहती। माया ने कार्तिक की आंखों के कोने से धीरे से आंसू पोंछे। इस समय कार्तिक एक बच्चे की तरह था जिसके साथ अन्याय हुआ था और उसे आराम की, सहारे की, प्यार की जरूरत थी जो सिर्फ माया ही उसे दे सकती थी। कार्तिक ने माया की गर्मी और उसकी सांसों को महसूस किया और राहत महसूस की। इतने में कार्तिक ने कहा, मैंने सोचा था कि जब तुम मिलोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दूंगा और तुम्हें वही सब फील करने पर मजबूर करूंगा जो मैंने सहन किया है। लेकिन मुझे तुमसे इतनी जल्दी फिर से मिलने की उम्मीद नहीं थी। कार्तिक ने धीमी आवाज में कहा। माया चौंक गई। सजा? कार्तिक ने सिर हिलाया। मुझे पता है कि तुम यहां पहले भी आ चुकी हो और इसलिए जब मकान मालकिन डॉली ने तुमसे कहा था कि मैं शादीशुदा हूं तो मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश भी नहीं की। मैं सिर्फ तुम्हें अनकंफर्टेबल महसूस कराना चाहता था। उसकी बात सुनकर माया ठिठक गई। उसने धीरे से कार्तिक के कंधे को थपथपाया, जैसे कि वो मान रही हो कि उसने एक बिगड़ी हुई शहजादी की तरह बिहेव किया था, इसलिए उसने जानबूझकर ऐसा किया था। अच्छा, फिर जब से तुम वापस आए हो तो तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? इतना ही नहीं, मैंने तुम्हें पिछले 3 सालों में पता नहीं कितनी ही बार फोन किया और कितने मैसेजेस भेजे। तुमने उन सब के भी जवाब नहीं दिए, एक के भी नहीं। क्यों? कार्तिक हेल्पलेस था। वो सच में ऐसा नहीं कर सका। वहां स्पेस में, व्योम जगत में कोई सिग्नल नहीं था। माया के पेट में अचानक गुड़गुड़ी सी होने लगी। उसने शर्मिंदगी में अपना सिर नीचे कर लिया। कल से लेकर आज तक उसने कुछ भी नहीं खाया था, सिवाय उस सैंडविच के 2 बाइट्स के जो कार्तिक ने उसके लिए बनाई थी। माया ने शर्माते हुए कार्तिक की तरफ देखा जो स्माइल कर रहा था और अचानक दोनों एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। काफी वक्त बाद दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे खुलकर हंस रहे थे जैसे अचानक दोनों 3 साल पहले ट्रांसपोर्ट हो गए हों। कार्तिक ने हंसना बंद किया और माया का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो खाना खाने चलते हैं। कार्तिक ने माया का हाथ पकड़ा और उसे आराम से बिठा दिया और जाकर फिर से उसके सामने बैठ गया। वे दोनों फिर से उसी डाइनिंग टेबल पर आमने सामने बैठ गए, लेकिन इस बार दोनों के बीच का फासला गायब हो गया था। माया अब उतने कंट्रोल्ड मैनर में नहीं थी और ना ही वो खुद को अब और कंट्रोल करना चाहती थी। उसने पहले की तरह खुशी खुशी नाश्ता किया जैसे 3 साल पहले वो दोनों खुशी से किया करते थे, जब सुबह का ये ब्रेकफास्ट का टाइम उन दोनों के लिए ही बहुत स्पेशल होता था, क्योंकि यही वो वक्त होता था जब दोनों साथ होते थे और दिन की शुरुआत एक दूसरे के साथ करते थे। वैसे एक बात तो मैं पूछना भूल ही गई, माया ने खाते खाते पूछा। कार्तिक ने मस्ती में कहा, अब भी कुछ पूछना बाकी है? माया ने हाँ में सर हिलाया। बहुत कुछ। तुम बिल्कुल नहीं बदली, तुम और तुम्हारे सवाल। खैर पूछो, क्या पूछना है? तुमने मुझे शशांक और गुरु जयदेव से कैसे बचाया? क्योंकि जहां तक मुझे याद है तुम अच्छी हेल्थ में नहीं थे
उनका मुकाबला कर पाने जितनी तो तुम्हारी हालत बिल्कुल नहीं थी। माया हैरान थी कि कार्तिक ने उसे कैसे बचाया। आखिर कार्तिक का शरीर इतना कमजोर था बचपन से ही, तो उसने उन शक्तिशाली लोगों का सामना कैसे कर लिया। इतनी सी बात, बहुत आसान था, ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। अब माया हैरान थी और क्यूरियस भी, और कार्तिक उसी तरह कैजुअली बोलता रहा, मेरा शरीर अब बिल्कुल ठीक हो गया है और मैंने उन सभी को मार डाला। क्या? माया ने कहा, कार्तिक ने एक जनजात महागुरु गुरु जयदेव और शशांक बब्बर को मार डाला था। ये कैसे पॉसिबल था? कार्तिक ने अपना सिर हिलाया और शांति से कहा, बब्बर परिवार को भी मैंने ही बर्बाद करके छोड़ा था। मेरे लिए आज की डेट में जो बब्बर परिवार है वो सिर्फ एक छोटी सी चींटी के जैसा है, जो मुझ जैसे हाथी का मुकाबला चाहकर भी नहीं कर सकते। कार्तिक ने एकदम नॉर्मल तरीके से कहा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये उसका काम हो ही नहीं सकता है। माया ने अविश्वास से कार्तिक की ओर देखा। जो भी उसने अभी सुना उस पर यकीन कर पाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल सा था। अब उसे लग रहा था कि वो जिस कार्तिक के सामने बैठी है, ये वो कार्तिक बिल्कुल नहीं है जिसे वो 3 साल पहले तक जानती थी। इनफैक्ट अब तो उसे लगने लगा था कि वो उसे ठीक से जानती भी है या नहीं। वो महसूस करती रही कि वो बदल गया है, और कहीं ना कहीं कार्तिक अभी जिस तरह बात कर रहा था और उसने जो भी बताया, उससे माया के दिमाग में ये साबित हो रहा था कि वो वाकई में बदल चुका है। लेकिन कैसे? कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है? 3 साल पहले तक कार्तिक किसी को मारना तो क्या, उसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। एक नरम दिल और प्यारा इंसान था, सेंसिटिव। और आज जो कार्तिक उसके सामने बैठा है, वो शशांक और गुरु जयदेव को मारने की बात ऐसे कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, या ये एक बहुत आम बात हो उसके लिए। क्या हुआ था ऐसा पिछले 3 सालों में कार्तिक के साथ कि वो इतना बदल गया? इन्हीं सब बातों को सोचते हुए माया ने जैसे तैसे अपना नाश्ता करना जारी रखा। वो सदमे की स्थिति में थी क्योंकि कार्तिक ने कहा था कि उसने जनजात महागुरु और पूरे बब्बर परिवार को मार डाला था। इतने शक्तिशाली लोगों को उसने ऐसे ही मार डाला था। फिर एक और थॉट ने माया को सोचने पर मजबूर कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि कार्तिक ये सब ऐसे ही बनाकर बोल रहा हो? क्या सच में वो ऐसा कुछ कर सकता था? या फिर माया को बेहतर फील कराने के लिए और उसे सिक्योरिटी का एहसास दिलाने के लिए वो ये सब बोल रहा हो? लेकिन असल में ऐसा कुछ हुआ ही ना हो, क्योंकि कार्तिक के हाव भाव बिल्कुल नहीं बदले थे, बल्कि वो काफी शांत और कंपोज लग रहा था। कार्तिक अमर क्षेत्र के व्योम जगत में 3000 साल तक रहा था, जो यहाँ पृथ्वी के 3 साल के बराबर थे। और वहां इतने साल गुजारने के बाद और एक नरसिम्हा अमर सम्राट बनने के बाद वो पहले के कंपैरिजन में काफी हद तक शांत हो गया था। पिछले 3000 सालों में माया के सामने यही एक ऐसा समय था जब उसकी फीलिंग्स भड़की थीं और उसकी भड़ास ऐसे बाहर निकली थी। अब वो ऐसा कुछ नहीं होने देना चाहता था जिससे उसकी फीलिंग्स में इतनी तीव्रता से उतार चढ़ाव हो, क्योंकि ये उसकी असली पहचान को लेकर लोगों के मन में सवाल खड़े कर सकता था। और इस वक्त वो किसी भी तरह अपनी असल पहचान दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहता था। जब तक यहाँ वापस आने का उसका मकसद पूरा नहीं हो जाता, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। आखिर क्या था कार्तिक का असली इरादा? क्या था उसका असली मकसद यहाँ वापस लौटने का? क्या वो सिर्फ माया ही थी या कुछ और भी था जो चल रहा था उसके दिमाग में? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम एक स्पेस आर्टिस्ट बन गए हो? माया ने अचानक कार्तिक से आश्चर्य से पूछा। उसे याद है कि 3 साल पहले उसने कार्तिक के शरीर को काफी डिटेल में एग्जामिन और डायग्नोज किया था, और उस वक्त उसका शरीर वाकई बहुत खराब हालत में था। तब तो उसके लिए स्पेस आर्टिस्ट बनना इम्पॉसिबल था।
ऐसा इसलिए था क्योंकि कार्तिक की बीमारी की जड़ उसके बचपन से जुड़ी थी। ये वो बीमारी थी जो उस पर बचपन से ही छप गई थी। 3 साल के दौरान ऐसा क्या हुआ था कि वो गायब हो गया था, और जब वापस लौटा तो उसका शरीर एकदम ठीक कैसे हो गया और वो स्पेस आर्टिस्ट कैसे बन गया? कार्तिक ने माया के सवाल से इनकार नहीं किया और सिर हिलाया। उसने कहा, मेरी मौजूदा ताकत महागुरु से थोड़ी ज्यादा मजबूत है। उसने माया के सामने इशारा करने के लिए अपनी उंगली का इस्तेमाल किया, लेकिन इस छोटी सी क्षमता ने वास्तव में पूरी पृथ्वी, सौरमंडल और यहां तक कि आकाश गंगा को भी पार कर लिया था। वो वास्तव में महागुरु से थोड़ा नहीं, कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली था। माया ने बड़ी ही खूबसूरती से अपनी पलकों को झपकाया। उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। वो चाहकर भी यकीन नहीं कर पा रही थी। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, है ना? कार्तिक जानता था कि माया को इन बातों पर विश्वास दिलाना मुश्किल है, लेकिन वो उसे समझाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि आगे चलकर भविष्य में वो और मजबूत होता जाएगा। नाश्ता करने के बाद माया ने घर को साफ करने की शुरुआत की, जैसे कि वो अपना घर खुद ही साफ कर रही हो। उसने फटाफट झाड़ू उठाई और पूरे घर को चमका दिया। कार्तिक के कपड़े जो यूं ही इधर उधर पड़े हुए थे, उन्हें बाकायदा फोल्ड करके उसके वार्डरोब में जमा दिए। घर की बाकी चीजों को भी उनकी अपनी जगह पर जमा दिया। कार्तिक ने उसे नहीं रोका। वो सोफे पर बैठा ये सब कुछ देखकर बस मुस्कुरा रहा था। काफी समय बाद उसे बहुत शांति महसूस हुई। कहीं ना कहीं यही सब था जो वो मिस कर रहा था। आज उसके पास ताकत थी और क्षमता भी, लेकिन फिर भी एक अधूरापन सा था जिसे सिर्फ और सिर्फ माया ही पूरा कर सकती थी। और अचानक कार्तिक ने महसूस किया कि उसकी स्पिरिचुअल फीलिंग भयानक रूप से बदलने लगी है। कार्तिक ने अपना मुंह फेर लिया। उसके सिर में दर्द होने लगा और उसका स्पिरिचुअल सेंस तेजी से बढ़ने लगा। उसका स्पिरिचुअल सेंस तुरंत तेजी से ग्रो हुआ और अचानक उसके सर का दर्द शांत हुआ और अब वो पहले से भी ज्यादा बेटर और ताकतवर महसूस कर रहा था। कार्तिक खुश भी था और कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित भी। उसने ये उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी कि उसके पृथ्वी पर लौटने के बाद उसका जो स्पिरिचुअल सेंस गायब हो गया था वो वास्तव में सुधर जाएगा, और वो भी इसलिए क्योंकि उसके दिल में इतने सालों से जो गांठ थी वो खुल गई है। उसके अंदर का जो आक्रोश था वो बाहर निकल गया और खत्म हो गया, जिससे न सिर्फ माया और उसके रिश्तों के धागे सुलझे थे, बल्कि उसकी ताकत में भी वृद्धि हो गई थी। आज की उसकी कंडीशन में उसका स्पिरिचुअल सेंस उसे अपने आसपास के मंडराते हुए किसी भी खतरे से बचने में मदद कर सकता है। वो स्पष्ट रूप से हवा या घास की किसी भी गति को देख सकता था, यहाँ तक कि चींटी की हरकत भी। कार्तिक ने अपनी आंखें खोली और उसका स्पिरिचुअल सेंस और फैलता गया। अपने उस स्पिरिचुअल सेंस के डेलिब्रेट कंट्रोल में वो पुणे शहर के लगभग आधे हिस्से को देख सकता था। कार्तिक का वर्तमान स्पिरिचुअल सेंस बहुत शक्तिशाली हो चुका था, जिसे पाने के लिए ज्यादातर महागुरु तरसते रहते हैं। कार्तिक ने वो हासिल कर लिया था। माया सफाई खत्म करने के बाद आज्ञाकारी तरीके से एक आदर्श बीवी के रूप में कार्तिक के पास आकर बैठ गई और उसकी तरफ देखते हुए शर्मा गई और शीपिशली मुस्कुराई। वो पूछती रही कि कार्तिक ने पिछले 3 सालों में क्या क्या किया। साथ ही वो इन 3 सालों के दौरान अपने खुद के एक्सपीरियंसेस के बारे में भी बताती रही। जितना ज्यादा वो बात करती जा रही थी, उसे उतना ही गुस्सा भी आ रहा था। इन 3 सालों के दौरान कार्तिक ने उसके एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया था। वो 3 साल से बिना डोर की पतंग की तरह इधर से उधर भटक भटक कर उसकी तलाश कर रही थी, पर उसने परवाह नहीं की। माया ने गुस्से में अपने पैर भी पटके, क्योंकि उसे लग रहा था उसके साथ भी गलत हुआ है। उसने जो किया वो तो सही नहीं था, लेकिन कार्तिक ने भी तो गलत ही किया था। वो कह रही थी कि क्योंकि कार्तिक जानता था कि उस समय वो किन कठिनाइयों का सामना कर रही थी, तो उसने उसके साथ रहने की जिद क्यों नहीं की।
उसके साथ खड़े रहकर उन कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत उसे क्यों नहीं दी। वो 1 घंटे तक बिना रुके बात करती रही, लेकिन कार्तिक को गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय उसने इसका आनंद लिया। वो तो उसे देख देख कर ही खुश हो रहा था। और इतने में ही अचानक दरवाजे पर नॉक हुआ। माया चुप हो गई। कार्तिक उठा और दरवाजा खोलने चला गया। और जैसे ही उसने दरवाजा खोला और जब उसने सामने दरवाजे पर खड़े उस इंसान को देखा तो वो एकदम से दंग रह गया। कौन आया था दरवाजे पर? कार्तिक और माया की खुशियां यूं ही बनी रहेंगी या उनमें फिर कोई दरार डालने आ जाएगा?